Good morning, students. I, Dr. Ashu Pandey, welcome you all to MGCI Fighter Batch 2.0 लेक्चर सीरीज। हम लास्ट लेक्चर में टॉपिक पढ़ रहे थे सूत्रकणिका, जो कि सेल चैप्टर में पढ़ रहे थे। अभी हमारा अगला टॉपिक है प्लास्टिड्स, यानी कि लवक। ये लवक जो है ये कोशिकांग है। कैसे कोशिकांग है इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहले तो ये लिख लेते हैं कि किस किस में पाए जाएंगे। तो सभी पादपों, शैवालों यानी कि एल्गी तथा यूग्लिनोइड्स, प्रोटोजोआ में यूग्लिनोइड्स में। ठीक है, ये बात कहता है सबसे पहले एनसीईआरटी किस में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पादपों, शैवालों तथा यूग्लिनोइड्स। दूसरी बात, आकार में बड़े होते हैं, ये अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। अब चूंकि अगर कोशिका में आप जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखें या किसी अच्छे क्वालिटी के सूक्ष्मदर्शी में देखें, तो अगर कोई कोशिकांग बड़ा है तो वो आसानी से दिखाई देगा। तो अगली बात हो जाती है आसानी से दिखाई देंगे। अच्छा, इनके दिखाई देने के पीछे एक और कारण है। वो कारण क्या है वो भी देख लेते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक होते हैं, जिस कारण ये और आसानी से दिखाई देते हैं। इन्हें रंगने की जरूरत नहीं होती, जैसा कि हमने सूत्रकणिका के विषय में देखा था। पहली बात हम यही कर लेते हैं, प्रकार, लवकों के प्रकार। लवकों के प्रकार, ठीक है। तीन प्रमुख प्रकार के लवक बताए जाते हैं। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे हरित लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। दूसरा हम नाम लिखेंगे वर्णी लवक, यानी कि क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा हो जाएगा अवर्णी लवक, यानी कि एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हम पहले क्रोमोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट, इसे हम और क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक, वर्णी क्यों? क्योंकि इसमें वर्णक या पिगमेंट पाए जाते हैं। पिगमेंट या वर्णक उपस्थित। अच्छा, आपने कभी ध्यान दिया हो तो पौधों में कई भाग रंगीन दिखाई देते हैं, लाल, पीला, नारंगी। इस प्रकार के कलर पौधों के पुष्पों में पाए जाते हैं, फलों में पाए जाते हैं, कई बार पत्तियों तक में देखने को मिलते हैं। तो ये जो रंग हैं, ये रंग किस वजह से हैं? तो वर्णकों की वजह से हैं। ठीक है, कौन कौन से रंग के हैं? पीला, लाल तथा नारंगी।
ठीक है। रंग किन की वजह से है? तो कोशिकाओं में जो वर्णी लवक उपस्थित हैं उनके कारण ये रंग पौधे में प्राप्त होता है। पौधों में पीला, हरा, पीला, लाल और नारंगी रंग। ठीक है। क्या इनके कुछ प्रकार होते हैं? तो हाँ, वर्णकों के प्रकार भी होते हैं। वर्णकों के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला प्रकार हम नाम लेते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स 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 के बारे में बात करेंगे कि कुछ पिगमेंट हैं जैसे कि बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन। आपने कभी ध्यान दिया हो, मिर्ची पहले हरी रहती है और पकने के बाद लाल हो जाती है। तो हरी रहती है उस समय उसमें हरा कलर का वर्णक होता है, और जैसे जैसे मिर्ची परिपक्व होती है तो उसके वर्णक का रंग परिवर्तित होता है, जिसके कारण उसकी अपीयरेंस लाल हो जाती है। कौन से पिगमेंट हैं? तो कैरोटीनॉइड्स होते हैं। कैरोटीनॉइड्स के दो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख लिए हैं। अच्छा, कैरोटीनॉइड्स किस प्रकार के पिगमेंट हैं? तो इनके बारे में एक बात कहता है एनसीईआरटी, वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील। ठीक है। बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन लाल रंग के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। बीटा कैरोटीन गाजर में, लाइकोपीन टमाटर में। गाजर, लाइकोपीन अक्सर टमाटर में लाल रंग दिखाई देता है। टमाटर भी पकने पर लाल हो जाते हैं। ठीक है। ये इनके रंगों के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, दूसरे प्रकार के हैं कैरोटीनॉइड्स के बाद में दूसरे प्रकार का पिगमेंट जो हमें देखना होता है वो होते हैं ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल ये भी किस प्रकार के होते हैं? तो वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील। ठीक है। अच्छा, ज़ैंथोफिल के बाद में तीसरे प्रकार के पिगमेंट होते हैं जैसे कि फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन फाइकोबिलिन दो प्रकार के पाए गए। पादप जगत में देखने में दो प्रकार के मिलते हैं। एक प्रकार का हम जानते हैं फाइकोसाइनिन कहलाता है। फाइकोसाइनिन। इसमें मिलेगा फाइकोसाइनिन। तो ये कई बार हमें साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है। नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। इसके अलावा दूसरे प्रकार का है फाइको एरिथ्रिन। फाइको एरिथ्रिन ये कहाँ प्राप्त होता है? तो ये लाल हिस्सों में, पौधे के लाल हिस्सों में। अब लाल कलर के कुछ फल होते हैं जैसे अपना चुकंदर होता है, बीट रूट होता है। ठीक है। अच्छा, फाइकोबिलिन्स के बारे में क्या बात हमें और जाननी है? तो ये होते हैं जल में घुलनशील। जल में घुलनशील। लाल भाजी आती है,
खाई होगी शायद आप लोगों ने, सब्जी बना के जल में घुलनशील। अच्छा, ये जो क्रोमोप्लास्ट है या वर्णकी लवक है, वर्णी लवक भी बोलते हैं और वर्णकी लवक भी बोलते हैं। ठीक है, इसे आप क्रोमेटोफोर से कंफ्यूज ना करें। क्रोमेटोफोर प्रोकैरियोट्स में मिलेगा जबकि क्रोमोप्लास्ट यूकैरियोट्स में पाया जाने वाला है। यहाँ एक साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण हमने जरूर लिया है जो प्रोकैरियोट का है, परंतु क्रोमोप्लास्ट की जब हम बात करेंगे तो उसमें पिगमेंट ये सारे पाए जाते हैं। अच्छा, क्या इनमें झिल्ली व्यवस्था विकसित होती है? झिल्ली व्यवस्था देखने की बात करें हम तो झिल्ली व्यवस्था कम विकसित है। झिल्ली व्यवस्था अल्प विकसित। अल्प विकसित, ठीक है। तो ये बात थी हमारी क्रोमोप्लास्ट के बारे में। हमने 3 प्रकार के लवक देखे, कौन कौन से? हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हमने सबसे पहले चर्चा कर ली वर्णी लवक के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे अवर्णी लवक के बारे में। अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य स्टोरेज का है, इसलिए रंगहीन प्रकार का रहता है। तो इसके बारे में जो बातें हैं पहले वो लिख लेते हैं। तो प्रायः रंगहीन। प्रायः रंगहीन। रंगहीन क्यों है? क्योंकि वर्णक अनुपस्थित। क्या कार्य के लिए प्रमुखता से यूज किए जाते हैं? कार्य क्या होगा इनका? खाद्य पदार्थों का संचय। अब इनके प्रकार की बात करते हैं, कितने प्रकार के? तो अवर्णी लवक मुख्यतः 3 उदाहरण एनसीईआरटी देता है। एमाइलोप्लास्ट, ये किसमें पाए जाएंगे और क्या स्टोर करेंगे, आपको ये याद करना होगा। तो एमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च यानी कि मंड का संचय करता है। ठीक है, इसमें पाया जाएगा उदाहरण आलू में प्रचुरता से उपलब्ध। ठीक है, बस इतनी बात। फिर दूसरा एग्जाम्पल जो आता है वो आता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट, तो ये एल्यूरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा? एल्यूरोप्लास्ट मक्के में। उदाहरण क्या है? एल्यूरोन कण। कहाँ पाए जाते हैं ये एल्यूरोन कण? तो ये पाए जाते हैं मक्के के बीज में। मक्के के बीज में, बीजों में। और क्या एकत्रित करते हैं? प्रोटीन का संचय। क्या संचय करते हैं? प्रोटीन का संचय करते हैं। तीसरा जो नाम है वो है इलाइयोप्लास्ट।
इलाइयोप्लास्ट क्या करता है बच्चों? इलाइयोप्लास्ट ये तेल तथा वसा का संचय, मतलब ऑयल्स एंड फैट्स का संचय। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? उदाहरण, तो ये तेल वाले जितने भी बीज हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल इत्यादि, तो कैस्टर यानी कि अरंड के बीज, तो ये तीन प्रकार के अवर्णी लवक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। हाँ भाई, हरित लवक नाम से ही समझ में आता है कि ये हरे रंग का है। अच्छा, कोई भी वस्तु किसी रंग की दिखाई पड़ती है, इसका मतलब ये हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ कि वह उस रंग के प्रकाश तरंगों को परावर्तित, रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करने की वजह से वो कलर उसे दिखाई देता है। अगर कोई चीज हरी दिखाई दे रही है, मतलब हरे कलर के प्रकाश को वह रिफ्लेक्ट कर रही है। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहा गया। हरित लवक क्यों कहा गया? क्योंकि ये हरे रंग के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है। क्या ये बाकी कलर के रंगों को एब्जॉर्ब करती है? हाँ, एब्जॉर्ब करती है हरित लवक। हाँ, पहले तो ये लिख लेते हैं हम कि कहाँ कहाँ पाए। पादपों के हरे भागों में उपस्थित। ठीक है, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, तथा प्रकाश संश्लेषी आद्य जीवों में उपस्थित। किसमें किसमें उपस्थित है? तो भैया हर प्रकार के हरे भागों में, दुनिया में अगर आपको हरा कुछ भी उगता दिख रहा है, उसमें हरित लवक होना तय है। चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई बड़ा सा पादप हो या छोटा सा पादप हो, अगर प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो उसमें हरित लवक होने के चांस हो सकते हैं। बैक्टीरिया में हो सकता है कि वो क्रोमेटोफोर हो, है ना, लेकिन वहां पर भी ये रंजक उपस्थित होंगे, वर्णक उपस्थित होंगे। कौन से वर्णक उपस्थित हैं इसमें? तो मुख्य वर्णक है पर्ण हरित, पर्ण हरिम। ठीक है, पर्ण हरिम। पर्ण हरिम किसे कहते हैं? तो भैया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कुछ प्रकार होते हैं क्या? बोले हाँ साहब, क्लोरोफिल के बहुत सारे प्रकार होते हैं। पौधों में ए बी सी डी कर सकते हैं, ए प्रकार, बी प्रकार, सी प्रकार, डी प्रकार। इनमें से ए बी सी डी जो है वो, बी सी डी अधिकतर एल्गी में पाए जाएंगे, ए अधिकतर पादपों में पाए जाएंगे। पादपों की अगर बात करें तो पादपों में पत्तियों में पर्ण
मध्योतक की कोशिकाओं में प्रमुखता से उपस्थित होते हैं। प्रमुखता से उपस्थित कहाँ पर मुख्य तौर पे पाए जाएंगे? तो पर्ण मध्योतक की कोशिकाओं में, इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं मीजोफिल सेल्स में। ठीक है भाई, मीजोफिल सेल्स में प्रमुखता से उपस्थित, इस वजह से पत्तियां हमें हरे कलर की दिखाई देती। ठीक है, दोहरी झिल्ली आवरित कोशिकाएं, दोहरी झिल्ली आवरित संरचना, कैसी संरचना है इसकी? तो दोहरी झिल्ली आवरित। ठीक है साहब, दोहरी झिल्ली आवरित संरचना, मतलब अब इसकी संरचना पढ़ने का समय आ गया। चलो हम इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। इनके कई प्रकार के आकार पाए जाते हैं। हम एक प्रकार का आकार यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, वो है लेंस नुमा, लेंस के आकार का। सबसे पहले मैंने ये बनाया इसकी बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन यानी कि बाहरी झिल्ली। ठीक है, इसके अंदर रहेगा इसका इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात की जाए तो ये है अधिक प्रोटीन कम लिपिड, लिपिड कम है प्रोटीन ज्यादा है, इस वजह से कम पारगम्य। जबकि यहां पर देखेंगे कम प्रोटीन अपेक्षाकृत इसके कंपैरिजन में, अधिक लिपिड, कौन सा? इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन सॉरी। तो इनर मेम्ब्रेन तो कम पारगम्य है तथा आउटर मेम्ब्रेन जो है अधिक पारगम्य है, पारगम्य। ठीक है, अब ये पारगम्यता की बात होगी। अच्छा, अब भीतरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली के अंदर के अवकाश को हम क्या कहेंगे? तो बाहरी झिल्ली का अवकाशिका, बाहरी अवकाशिका। ठीक है, भीतरी झिल्ली के अंदर जो अवकाशिका है, यह स्पेस है, इस स्पेस में एक द्रव भरा है, इस द्रव को हम कहते हैं पीठिका। यहाँ पर क्या भरा है? द्रव भरा है, इस द्रव को हम कहेंगे पीठिका, पीठिका अर्थात स्ट्रोमा। द्रव का नाम क्या हुआ? स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? झिल्ली से बनी हुई चपटी संरचनाएं पाई जाती, झिल्ली नुमा चपटी संरचनाएं पाई जाती। अब ये जो झिल्ली नुमा चपटी संरचनाएं हैं, ये तीन प्रकार की होती है झिल्ली नुमा संरचना। इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर झिल्ली से बनी झिल्ली नुमा संरचनाएं, खोखली संरचनाएं पाई जाती, झिल्लीदार
या झिल्ली नुमा खोखली संरचनाएं उपस्थित, कहाँ? पीठिका में। पीठिका में क्या उपस्थित है? तो झिल्ली नुमा खोखली संरचना। अब ये संरचनाएं कुछ प्रकार की होती हैं। तो पहले प्रकार की हम कहेंगे, इसे हम झिल्ली नुमा संरचनाएं जो हैं इसे हम कहेंगे थाइलाकॉइड। क्या नाम देंगे? थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड दो प्रकार के बताए जाते हैं, ग्रेनल थाइलाकॉइड जिसमें कि ग्रेना होगा, ग्रेनल थाइलाकॉइड और दूसरे प्रकार का है इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड। अंतरग्रेना थाइलाकॉइड। ठीक है। झिल्ली नुमा खोखली संरचना, ये आपको दिखाई दे रहे हैं थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड। अच्छा, इसके अलावा ये जो द्रव है जिसे हम पीठिका कह रहे हैं, पीठिका में कुछ खोखली चपटी संरचनाएं भी पाई जाती हैं जो एक दूसरे ग्रेना को जोड़ती हैं, ग्रेना को जोड़ने वाली संरचना। तो इन्हें हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमिली, यानी कि पीठिका पट्टलिकाएं। पीठिका में उपस्थित होती है पट्टलिकाएं, इसलिए इन्हें कहा गया पीठिका पट्टलिकाएं। ये हो गए थाइलाकॉइड। एक थाइलाकॉइड, ठीक है। लेकिन ये जो थाइलाकॉइड का ढेर है, स्टैक है, चट्टा है, समूह है, इसे हम कहेंगे ग्रेना। थाइलाकॉइड के समूह को कहा जाएगा ग्रेनम, यानी कि थाइलाकॉइड का समूह, का समूह, थाइलाकॉइड का समूह क्या कहलाएगा? ग्रेनम। ग्रेनम क्या है? एक वचन। कितने ग्रेनम उपस्थित हो सकते हैं एक हरित लवक में? 30 से 40 उपस्थित हो सकते हैं। कितने हरित लवक एक पादप कोशिका में उपस्थित हो सकते हैं? तो पादप कोशिका पर निर्भर करेगा। जैसे कुछ प्रकार की कोशिकाएं होती है, जैसे क्लेमाइडोमोना, क्लेमाइडोमोना, ये शैवाल होता है। हम शैवाल में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रति कोशिका एक हरित लवक। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें प्रति कोशिका 30 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं, प्रति कोशिका 30 से 40 क्लोरोप्लास्ट उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है। झिल्ली नुमा खोखली संरचनाएं दो प्रकार की दिखेंगी, थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा लेमिली। स्ट्रोमा लेमिली चपटी होती है, इन्हें हम पीठिका पट्टलिकाएं कहते हैं। ठीक है। थाइलाकॉइड और स्ट्रोमल लेमिली। थाइलाकॉइड दो प्रकार के होते हैं, ग्रेनल तथा इंटरग्रेनल।
कुछ तो होते हैं जो सिक्कों के ढेर के रूप में, सिक्कों के चट्टों के रूप में, ये चपटी संरचनाएं हैं। एक एक चपटी संरचना को थाइलाकॉइड कहा जाएगा, ठीक है। और एक एक चपटी संरचना अगर इकट्ठी हो जाए तो ऐसा लगता है कि सिक्कों के ढेर या सिक्कों के चट्टों जैसी संरचना है। इस समूह को, थाइलाकॉइडों के इस समूह को कहा जाता है ग्रेनम। ग्रेनम है एक वचन, और ऐसे बहुत सारे ग्रेनम उपस्थित होंगे तो बहुवचन शब्द हो जाएगा ग्रेना, बहुवचन। तो ये तो समूह में पाए गए थाइलाकॉइड। अच्छा, ये स्वतंत्र रूप से पाया गया है, स्वतंत्र रूप से पाया गया है तो इसे हम नाम देंगे इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड, इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड, ये स्वतंत्र पाया जाएगा। और ये जो है ये थाइलाकॉइड समूह में, एक समूह को आप कहेंगे ग्रेनम, ठीक है। एक समूह, थाइलाकॉइडों का एक समूह क्या कहलाएगा? ग्रेनम। और इसके अलावा इन्हें जोड़ने वाली संरचनाएं हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा? पीठिका पटलिकाएं। अच्छा, और क्या क्या उपस्थित होता है? तो इसमें देखिए, एक तो हमारा वृत्ताकार, वृत्ताकार हिस्टोन रहित डीएनए, वृत्ताकार हिस्टोन रहित डीएनए, द्विरज्जुक होता है डीएनए, हम जानते हैं, ठीक है भाई। और क्या पाया जाएगा? तो इसमें पाए जाएंगे 70S प्रकार के राइबोसोम, राइबोसोम मिलेंगे भैया, 70S प्रकार के राइबोसोम मिलेंगे, ठीक है। 70S प्रकार के राइबोसोम मिलेंगे। और क्या पाया जाएगा? तो हम बात करते हैं यहाँ पूरा ये जो स्पेस है, इस पूरे स्पेस में क्या पाया जाएगा? तो यहाँ पर एंजाइम आएंगे, एंजाइम पूरे पाए जाएंगे, एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स है आइए देखते हैं। एंजाइम्स, तो प्रकाश संश्लेषण को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण को, फोटोसिंथेसिस को हम दो चरणों में पढ़ते हैं। पहला चरण होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन का, फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, ठीक है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, तो इसमें होता क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का एटीपी तथा एनएडीपीएच का संश्लेषण, का संश्लेषण कैसे होता है? तो प्रक्रिया का नाम है फॉस्फोरीकरण, फॉस्फोरीकरण, ठीक है। इसके सारे एंजाइम मिलेंगे। इसमें कौन से एंजाइम चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ भी कार्य करता है। याद कीजिएगा, कल हमने सूत्र कणिका की जब बात की थी तब बताया था कि सूत्र कणिका में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ही एटीपी का निर्माण होगा, एनएडीपीएच का निर्माण होगा। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम उपस्थित, एंजाइम उपस्थित होंगे, वाहक उपस्थित होंगे, ठीक है। दूसरा जो भाग होता है प्रकाश संश्लेषण का, वो होता है डार्क रिएक्शन, डार्क अभिक्रियाएं या संश्लेषण
संश्लेषण अभिक्रियाएं। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का निर्माण, शर्करा का निर्माण, शर्करा का निर्माण होता है। कौन सी शर्करा का निर्माण होता है? तो बोले कि साहब ग्लूकोज बनाता है पौधा। ठीक है, तो ग्लूकोज बनाने के लिए हम पौधे में देखते हैं कि C3 अथवा C4 चक्र चलेंगे, C3 अथवा C4 चक्र चलते हैं। तो इनके एंजाइम C3 तथा C4 चक्र के एंजाइम, यदि पौधे में C3 चक्र चला है तो C3 चक्र के एंजाइम होंगे, C4 प्रकार का है तो उसमें C3 और C4 दोनों प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे। सबसे प्रमुख एंजाइम कौन सा है? तो ये बात यहाँ पर ध्यान दिया जाए, रूबिस्को। रूबिस्को इसे रूबिस्को सबसे प्रमुख एंजाइम। एंजाइम रूबिस्को क्या कार्य करता है? तो रूबिस्को का पूरा नाम लिखेंगे हम, राइबुलोज 1,5 बिसफोस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो ये सबसे एबंडेंट, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा पौधे के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? तो क्लोरोप्लास्ट में रूबिस्को पाया जाएगा। क्या ये कहा जा सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा यही एंजाइम उपस्थित है? देखिए क्या कहता है एनसीईआरटी, ये हम सस्पेंस रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा किस प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे? तो लिपिड तथा प्रोटीन संश्लेषण के एंजाइम, संश्लेषण के एंजाइम। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट विभिन्न आकृतियों के पाए जाते हैं, विभिन्न आकार के पाए जाते हैं। अलग अलग पौधों में, अलग अलग शैवालों में क्लोरोप्लास्ट विभिन्न प्रकार के आकार, जैसे यहां हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट हमें लेंस के आकार का दिख रहा है। किसके आकार का है? लेंस के आकार का, लेंस के आकार का। ठीक है, तो लेंस के अलावा और कौन कौन सी आकृतियां पाई जाती है, इसके बारे में एनसीईआरटी कहता है कि फीते के आकार का, फीते के आकार का, यानी कि रिबन शेप, रिबन शेप पाया जाता है। ठीक है, लंबे लंबे होते हैं रिबन के आकार के। लेंस आकार हमने देख लिया। ठीक है, कुछ में कप के आकार का, कुछ में जालीनुमा पाया जाता है, जालिकावत, यानी नेट लाइक। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के आकार मिलते हैं, जैसे डिस्क शेप भी मिलता है, डिस्क के आकार का, चपटे डिस्क के आकार का। विभिन्न प्रकार के आकार पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के पादपों में, शैवालों में। ठीक है, अधिकतर जो हमारे आवृत बीजी पौधे हैं या फिर
उच्च पादप हैं उनमें लेंस के आकार का ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्लोरोप्लास्ट के बारे में प्रमुख बातें थी। आइए देखें एनसीईआरटी क्या कहता है। वर्णक, सॉरी लवक, लवक यानी कि प्लास्टिड। लवक सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में मिलते हैं। ठीक है, ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के इसमें वर्णक होते हैं जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। अब कौन कौन से वर्णक हैं उनके आधार पे लवकों को क्लासिफाई किया गया है। अगर रंग मिले हरे कलर के तो हरित लवक, इसके अलावा और कोई सा रंग मिला तो उन सबको हमने रख लिया है वर्णिकी लवक में या वर्णी लवक। तीसरे प्रकार का जिसमें रंग नहीं होता उसे हम कहते हैं अवर्णी लवक। अब इन तीनों के बारे में क्या क्या कहता है, एक एक दो दो लाइन में एनसीईआरटी इनके बारे में बात करता है। देखिए क्या, पहली बात किसके बारे में की जा रही है, हरित लवक। हरित लवक में पर्ण हरित वर्णक और कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं। पर्ण हरित मतलब क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड के बारे में हमने बात कर ली थी, कैरोटीनॉइड। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। तो यहां ध्यान देंगे कि एनसीईआरटी दो बातें कह रहा है, दो पिगमेंट के बारे में कह रहा है जो प्रकाश संश्लेषण में काम करेंगे। क्या केवल क्लोरोफिल की बात कही गई है? नहीं, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित वर्णक और कैरोटीनॉइड दोनों की बात कही। दूसरी बात कही है वर्णी लवकों में वसा विलेय। वर्णी लवकों की बात कर रहे हैं, पहले सेंटेंस में किसके बात करी, हरित लवक की। दूसरे सेंटेंस में बात हो रही है वर्णी लवकों की। ठीक है इसमें वसा विलेय कैरोटीनॉइड वर्णक, वसा विलेय प्रकार कौन सा है, कैरोटीनॉइड प्रकार का, जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। तो हमने कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और फाइकोबिलिन इन तीनों के बारे में बात की। इसके कारण पौधों में कौन से रंग, पीले, नारंगी, लाल, पीले, नारंगी, लाल रंग के पौधे या पौधे के भाग दिखाई देते हैं, जैसे आमतौर पर पुष्प या फलों में आपको देखने को मिलता है। अवर्णी लवक, तीसरे वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है, अवर्णी लवक। विभिन्न आकृति इन अवर्णी लवक आकृति एवं आकार के रंगहीन होते हैं। विभिन्न आकृति, विभिन्न आकार, जिनमें खाद्य पदार्थ संचित होते हैं। ठीक है, जैसे कि मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित हो, आलू में उदाहरण। तेल लवक, मंड लवक यानी कि एमाइलोप्लास्ट, ये किस प्रकार के हैं, तो भाई साहब ये अवर्णी लवक। फिर तेल लवक, तेल लवक का नाम हमने रखा था इलाइयोप्लास्ट। ठीक है, इसमें क्या, तेल व वसा का संचय होता है। फिर प्रोटीन लवक, प्रोटीन लवक मतलब एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन का भंडारण होता है। इसमें उदाहरण भी लिखे हैं हमने, इलाइयोप्लास्ट के लिए अरंड और मूंगफली, और प्रोटीन लवक मक्के के दाने में। अब आते हैं हरित लवक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, हाँ, हरे पौधों के अधिकतर हरित लवक कहां पर उपस्थित होते हैं, पहली बात तो ये कह रहा है पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं। कहां पर है, पत्ती की मध्योतक में। हरित लवक लेंस के आकार, एक आकार दे दिया नंबर 1, अंडाकार नंबर 2, गोलाकार नंबर 3, चक्रिक नंबर 4, फीते के आकार के 5।
5 आकार दिए हैं। फिर इनकी लंबाई दे दी है। ये लंबाई मैंने आपको नहीं लिखवाई, यहाँ पर लिखा है 5 से 10 माइक्रोमीटर। क्यों नहीं लिखवाई? क्योंकि ये विभिन्न होती है। 5 से 10 माइक्रोमीटर, चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर। ठीक है। इनकी संख्या भिन्न हो सकती है। प्रत्येक कोशिका में जैसे जैसे परिपक्वता आती है, अगर उसका कार्य प्रकाश संश्लेषण से हट के दूसरा हो जाएगा तो उसमें वर्णकी लवकों की संख्या, हरित लवकों की संख्या उस हिसाब से घटती बढ़ती रहेगी। मान लीजिए कि पहले तने में कोई कोशिका थी जो प्रकाश संश्लेषण करती थी जब पौधा नया था। जैसे जैसे वो पौधा पेड़ बना तो वो कोशिका अब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रही होगी, तो उसमें हरित लवक की संख्या कम हो जाएगी। तो उम्र के साथ भी होगा और विकास के साथ भी होगा और आवश्यकता के हिसाब से भी। ठीक है। प्रत्येक कोशिका में एक क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल, 20 से 40 प्रति कोशिका, किसमें? पर्ण मध्योतक कोशिका। दोनों उदाहरण हमने डिस्कस किए। सूत्र कणिका की ही तरह हरित लवक द्विझिल्लिका युक्त होते हैं। 2 झिल्ली आवृत संरचना है। ठीक है। उपरोक्त दो में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य है। अंदर वाली झिल्ली कम पारगम्य है। ठीक है भैया। हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को क्या कहते हैं? पीठिका अर्थात स्ट्रोमा। पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना होती है ना, उसे क्या कहा जाता है? थाइलेकॉइड कहते हैं। ठीक है भाई। अब थाइलाकॉइड में आपको 2 चीजें दिखाई देंगी। सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलने वाले थाइलाकॉइड, इसे कहा जाएगा ग्रेना, एक वचन ग्रेना। दूसरी प्रकार की होती है अंतरग्रेना थाइलाकॉइड, जो कि स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। या लिखा है बस उसने, यहां पर हम लिख लेते हैं स्वतंत्र। समूह में ढेर के रूप में पाई जाएगी कौन है? तो बोले कि साहब ग्रेनम है। स्वतंत्र रूप से पाई जाएगी तो इंटरग्रेनम है। इसके अलावा कई चपटी झिल्ली नुमाएं नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलाकॉइड को जोड़ती है। अब ये जोड़ने वाली संरचनाएं, ये देखिए, ये जो जोड़ रही हैं, ये जोड़ने वाली संरचनाएं क्या कहलाएंगी? तो इन्हें कहा जाएगा पीठिका पट्टलिकाएं, यानी कि स्ट्रोमा लेमिनी। ठीक है। थाइलाकॉइड के झिल्ली एक स्थान को, रिक्त स्थान को घेरे रहती है। जो हमने यहां पर देखा, ये हमारा थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड के अंदर ये जो रिक्त स्थान है, इसे कहा जाएगा ल्यूमेन, यानी कि अवकाशिका। क्या कहा जाएगा? अवकाशिका। अब ये अवकाशिका की बात हो गई। देखिए क्या लिखता है, थाइलाकॉइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे होती है, इसे अवकाशिका कहते हैं, है ना। हरित लवक की पीठिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इनमें छोटा द्विरज्जुक वृत्ताकार डीएनए अणु उपस्थित है। और क्या है? राइबोसोम उपस्थित है। हरित लवक थाइलाकॉइड में उपस्थित होते हैं। ठीक है। हरित लवक थाइलाकॉइड में उपस्थित होते हैं? नहीं, ये बात यहां पर गड़बड़ है। हरित लवक थाइलाकॉइड में कैसे होंगे? थाइलाकॉइड हरित लवक में होने चाहिए। ठीक है। हरित लवक में पाए जाने वाला राइबोसोम 70S कोशिका द्रव्य राइबोसोम से छोटा होता है। कहना क्या चाह रहा है? 70S प्रकार का मिलेगा, 80S प्रकार का नहीं मिलेगा। 80S प्रकार का लवक के बाहर कोशिका द्रव्य में मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा हरित लवक के बारे में, लवकों के बारे में। अब राइबोसोम अगला टॉपिक है हमारा। तो राइबोसोम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी बातें हमने प्रोकैरियोट में पढ़ी थी? पेलेडे नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इन्हें पेलेडे कण भी कहा जाता है। 2 प्रकार के देखे गए हैं,
70S तथा 80S। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में 70S प्रकार के पाए जाएंगे, यूकैरियोट कोशिकाओं में 80S प्रकार के पाए जाएंगे। तो हमने वहां पर अवसादन गुणांक के बारे में बात कर ली थी, जो स्वेडबर्ग नियतांक भी कहलाता है। स्वेडबर्ग नियतांक के हिसाब से हम लिखते हैं कि कोई राइबोसोम 70S प्रकार का है या 80S प्रकार का। तो जब ये हमने बात की थी उस समय ये सारी बातें हो चुकी थी, फिर भी यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जॉर्ज पैलेडे ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा, ध्यान दीजिएगा कौन से सूक्ष्मदर्शी द्वारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या क्या बात कही गई, सघन यानी डेंस, कणिकामय ग्रेन्युलर संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था, इसलिए इन्हें कहा गया पैलेडे पार्टिकल। किसके बने हैं, राइबो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने हैं, ठीक है। किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं है, झिल्ली अनावृत कोशिकांग, ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। दो उप इकाइयों के मिलके बने होते हैं, छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है बड़ी उप इकाई और ये है छोटी उप इकाई। ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तब ये कहलाता है राइबोसोम। लेकिन ये जुड़ने के साथ में खास बात ये होती है Mg2+ आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता एक विशेष स्तर अगर सांद्रता का है तब वो इन दोनों को जोड़ सकता है, जुड़ सकते हैं, दोनों उप इकाइयां जुड़ सकती है। और अगर Mg2+ आयन की सांद्रता कम है तो ये अलग अलग रहेंगे, अधिक हो गई तो ये राइबोसोम में जुड़ जाएंगे। Mg2+ आयन की सांद्रता यदि कम है तो राइबोसोम की दोनों उप इकाइयां अलग अलग रहेंगी, और यदि उसी आयन की सांद्रता बढ़ गई कोशिका द्रव्य में तो दोनों उप इकाइयां जुड़ती और प्रोटीन संश्लेषण करती। क्या अलग अलग इकाइयां प्रोटीन संश्लेषण कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती, ठीक है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम में उप इकाइयां बड़ी और छोटी उप इकाई होती है। एस क्या है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। स्वेडबर्ग इकाई अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है, और एस किस काम आता है वो बात यहाँ बताई गई है, अपरोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट, अपरोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। दोनों 70S तथा 80S राइबोसोम दो उप इकाइयों से बना होता है। तो यहाँ जो 80S की उप इकाइयां हैं, कौन कौन सी उप इकाइयां हैं मैं यहीं पर लिख रहा हूं। बड़ी उप इकाई होगी 60S की और छोटी उप इकाई होगी 40S की। होना दोनों को कितना चाहिए, 60 + 40 होना चाहिए 100। 60S + 40S होना चाहिए 100, पर है कितना, 80। क्यों, क्योंकि दोनों के मिलने के कारण इनकी जो कुल घनत्व है वो थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने लवक पढ़ लिए, राइबोसोम पढ़ लिए। अगला टॉपिक हमारा रहेगा केंद्रक। केंद्रक के बाद हम पढ़ेंगे सीलिया, फ्लैजेला और कोशिका कंकाल, ठीक है। थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं, नमस्कार।